आप जब आंसर लिखते हो आपका आंसर ना लेफ्ट की टूवर्ड्स होना चाहिए ना राइट के टूवर्ड्स होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल सेकुलर होना चाहिए आपका आंसर। कांग्रेस ये सोचती थी कि हम धीरे धीरे, खास करके जो मॉडरेट थे, कि हम धीरे धीरे करके कंसेशंस ले रहे हैं ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कांग्रेस है ही, कोई नेशनल मूवमेंट होना होगा बहुत बड़ा तो हम कांग्रेस के लीडर्स को बुलाएंगे, मीटिंग कर लेंगे उनके साथ, उनको 2-3 छोटे छोटे कंसेशंस दे देंगे। मेन से कैसे फेंके जाते हैं बच्चे बाहर, देखो 38 मार्क्स से क्वेश्चन डिसाइड करता है किसको मेन से बाहर फेंका जाएगा। पॉइंट ये है कि आपने ना यहीं पे जजमेंट दे दिया, हाँ जी रिक्वायर्ड है, ये काम नहीं करना है। मैंने कमेंट में आपको क्या लिखा है, फर्स्ट गिव द पॉइंट्स देन गिव द जजमेंट। आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि ये टॉपिक मुझे 7 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, दिस टॉपिक आई हैव टू प्रिपेयर 38 मार्क्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहत IAS। ये एक छोटा सेशन है जिसे कि मैं लेके आया हूँ। सी बेसिकली वी आर रनिंग ए फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव फॉर मेंस, 71st BPSC मेंस के लिए। फॉर द 71st मेंस वी आर कंडक्टिंग, ऑलरेडी चल रही है, अ फ्री आंसर राइटिंग प्लस इवेल्युएशन, और उसके बाद जो भी बैकएंड सपोर्ट होता है जिसे कि आप मेंटोरशिप कहते हो। दिस थिंग इज ऑलरेडी गोइंग फ्रॉम लास्ट वीक से स्टार्ट हो गया था, एंड अराउंड 200 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर आंसर। 200 प्लस स्टूडेंट्स ने आंसर सबमिट कर दिया है, जिसमें से ज़्यादातर आंसर इवेल्युएट हो गए। तो इतनी कॉपीज, चूँकि मैं पर्सनली करता हूँ इवेल्युएशन, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और जितनी कॉपीज इवेल्युएट होकर जाती हैं, हर कॉपी पे जितनी कॉपीज इवेल्युएट होके जाती हैं, ईच कॉपी इज साइंड बाय मी, ठीक है। तो यू हैव टू बी सर्टेन कि वो कॉपीज मैंने ही इवेल्युएशन किया है, इफ़ यू सी दिस इन दैट कॉपी। तो इस सेशन का पर्पस क्या है, हम कॉमन मिस्टेक्स जो 200 कॉपीज इवेल्युएशन करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो कॉमन मिस्टेक्स है बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो जो आंसर नहीं भी लिख रहे हैं इस इनिशिएटिव में, कभी तो आप आंसर लिखोगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो लिखोगे, तो कौन सी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, क्या है जो आंसर लिखते वक्त आपको बिल्कुल करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं दैट कुड बी अ डिज़ास्टर इन द मेंस, जो कि मेंस में एक डिज़ास्टर आपके लिए हो सकती हैं। कुछ बच्चों के आंसर्स भी दिखाऊंगा, आंसर्स में ही दिखा दूंगा मैं आपको कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं जो कि आपको अवॉइड करना है। जैसे ये आंसर थे कुछ, तो ध्यान से देखेंगे इस सेशन को, ज़्यादा इसको लंबा स्ट्रेच नहीं करेंगे, 35 मिनट्स 40 मिनट्स, टू द पॉइंट। जो चीज़ें आपको जानना जरूरी है सिर्फ वहीं तक आपको रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। देखिए कमीशन आपसे ना 2 किस्म के क्वेश्चन पूछता है, एक शॉर्ट 7 और 8 मार्क्स के, देन लॉन्ग आंसर। निबंध वाला एस्पेक्ट अभी छोड़ देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये सेशन, स्ट्रेच हो जाएगा। अलग अलग क्यों पूछा जाता है 7 एंड 8 मार्क्स का और 38 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इस चीज़ को समझिए। आपके टॉपिक्स यहीं से डिसाइड होते हैं। 7 और 8 मार्क्स वाले टॉपिक अलग हैं, उन टॉपिक से बहुत रेयर और बहुत लीस्ट चांसेस हैं कि जो 7 और 8 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं उनसे कभी 38 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। हालांकि जो 38 नंबर वाला सवाल है उसमें से उसका कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? इसका दायरा सीमित है, कोई छोटा सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के डिस्कस करेंगे। इसका दायरा बहुत ब्रॉडर है। जो हमारा असाइनमेंट 2 था उसी को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट 2 क्या था हमारा? SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि अभी बिहार में हुआ है। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, कल डेडलाइन में इसका खत्म हो चुका है। अब बच्चे करेंगे असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, 5, ऐसे ही चलता जाएगा। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 11th को है, तो जो बच्चे अनुशीलन कोर्स में एनरोल्ड हैं वो ध्यान रखेंगे, समय नहीं है आपके पास। 11th को पहला टेस्ट है आपका सेक्शनल। SIR के कितने डायमेंशन है? एक डायमेंशन SIR की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा डायमेंशन इसके रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सीज हैं, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस या कंसर्न्स जो हैं, एक्सक्लूजन की जो बातें उठ रही हैं माइग्रेंट लेबर्स वगैरह को लेके,
क्या ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए SIR? तो देखो इसके ना कितने सारे डायमेंशंस हैं। अब इसी में से कोई एक डायमेंशन पूछ लिया, इसको पूछ लिया इसमें 7 मार्क्स में कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मेंशन द डायरेक्टिव्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डायरेक्शंस दिया है ना उनको कि जो आपकी रिजिडिटी है डॉक्यूमेंट्स में उसको थोड़ा सा कम करिए, आधार कार्ड को भी वैलिड प्रूफ मानिए, इन चीज़ों को। इसका दायरा बड़ा है, इसका एक सब टॉपिक उठा के इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, तो जब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको डिफरेंस, कि जब आप प्रिपेयर करेंगे टॉपिक हिस्ट्री का, करंट का, जियोग्राफी का, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, वेन एवर यू विल प्रिपेयर दोज टॉपिक्स, तो आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि ये टॉपिक मुझे 7 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है एंड दिस टॉपिक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर 38 मार्क्स। ये हो गया। अब आंसर्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में और लॉन्ग में। क्वेश्चंस देख के ही करते हैं डिस्कशन। ये जैसे लास्ट ईयर का है, 70s का है, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि 7 या 8 मार्क्स के होते हैं। बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ क्या पूछा गया आपसे। इंडियन काउंसिल एक्ट, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, संथाल अपराइजिंग। अब देखो अपने आप में ना ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आप अगर इसके एक डायमेंशन के बारे में 3 लाइन में लिख दोगे फिर आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा, वर्ड लिमिट्स नहीं बचेंगे, बाकी चीजें फिर आप कहाँ डिस्कस करोगे उस आंसर में, कहाँ मेंशन करोगे। तो फिर यहाँ पे आपसे क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि आप एक एक लाइन में सारे डायमेंशन बता के यहाँ से निकलो, टू द पॉइंट। इसमें कहीं कोटेशन देने का स्कोप है क्या? 7 मार्क्स में, 8 मार्क्स में नो कोट, कोट तो स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे ये 7-8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ये ब्रीफ है, टू द पॉइंट आपसे पूछा गया है। एग्जामिनर को इन क्वेश्चंस में कभी भी घुमाने का प्रयास नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर, जो भी इवेल्युएटर है वो इरिटेट हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। जो आपसे पूछा गया है वहीं से अपने आंसर को शुरू करेंगे। द इंडियन काउंसिल एक्ट क्या बोला गया है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आर वर जो भी है 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिया, बस खत्म कर दिया। बिल्कुल भी इसको ट्विस्ट और टर्न नहीं देना है शॉर्ट आंसर में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। संथाल अपराइजिंग कैसे स्टार्ट करोगे, पटना कलम पेंटिंग। अब संथाल अपराइजिंग इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, या इसकी जगह चंपारण लिख देता या फिर इंडिगो रिवॉल्ट लिख देता। एक ना ऐसे 2-3 लाइन्स आप प्रिपेयर कर लो, मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। 2-3 लाइन्स ऐसे प्रिपेयर कर लो जो मल्टीपर्पज होंगे, आपके कई आंसर्स में यूज हो जाएंगे। एक ही पेपर देखो आएगा तो कुछ एक ही आएगा ना, संथाल आएगा या फिर चंपारण आएगा या क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा या सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी, सब में आप एक लाइन यूज कर सकते हो। ऐसे फिक्स आपको कुछ लाइंस लेके जाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर में उतना खूबसूरत लाइन, उतना अच्छा स्टेटमेंट आप नहीं सोच पाओगे। संथाल अपराइजिंग है, इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप देखना है इसकी ब्यूटी, शब्दों से कैसे खेलते हैं। संथाल अपराइजिंग मुझे आंसर लिखना है, ध्यान से देखेंगे इसको। द संथाल अपराइजिंग was a watershed movement in the history of Indian फ्रीडम स्ट्रगल। क्या लिखा मैंने? द संथाल अपराइजिंग वाज द वाटरशेड मूवमेंट, एक पल था, एक निर्णायक पल था इन द हिस्ट्री ऑफ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में संथाल अपराइजिंग जो था एक निर्णायक मोड़ या निर्णायक पल था। मान लो क्वेश्चन में संथाल अपराइजिंग ना पूछ के इन्होंने दे दिया होता इंडिगो रिवोल्ट, तब मैं क्या लिखता? बस आपको समझ में आ रहा है? अगर इंडिगो नहीं होता, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता, तब मैं क्या लिखता?
सारा इरेज हो गया। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता तब मैं क्या लिखता, सेम थिंग, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ए वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसे आपको सारी चीज़ों के लिए लेके जाना है एक एक फिक्स स्टेटमेंट। ये आप घर में आराम से ऐसे फ्रेम कर सकते हो, फ्रेम करके एक ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड एक 2 लाइन का स्टेटमेंट ऐसे बना के रखिए। हिस्ट्री वाले ऐसे जो आएंगे इनके लिए अलग, जैसे पटना कलम है, जो आर्ट एंड कल्चर वाले होंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले होंगे उसके लिए अलग से आप बना के रखो। इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर में क्या आ सकता है, पटना कलम आ जाएगा, या पाला से रिलेटेड या मॉडर्न एज से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पटना कलम ही पूछ देता है, एक लाइन इसका बना लेते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। पटना कलम पेंटिंग, तो पता ही है पटना कलम को पेंटिंग ही है। पटना कलम मैनिफेस्ट द रिच legacy of art and culture in बिहार रीजन। एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से ऐसे आंसर यूज करते हैं। अभी इससे क्या है ना, देखो शॉर्ट आंसर में कभी भी फर्स्ट लाइन में ही एग्जामिनर को डोंट लेट हिम मेक हिज ओपिनियन कि आप किस किस्म के अभ्यर्थी हो। पहले लाइन में उसको न्यूट्रल रहने दीजिए, दूसरे लाइन में भी उसको न्यूट्रल रहने दीजिए। ऐसा कुछ आपको लिखना है इन द मिडल ऑफ द आंसर या एंड में कंक्लूजन में लिखिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो जजमेंट दे देते हैं पहला ही स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे गिव द जजमेंट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिखना है, न शॉर्ट आंसर में न लॉन्ग आंसर में। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट क्या होता है, आप बिल्कुल एक निर्णायक एक डिसीजन अपना दे रहे हो कि यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसका उदाहरण क्या हो सकता है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का, आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक दैट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इसको छोड़ दीजिए, बांग्लादेश वाला कर लेते हैं। डू यू थिंक दैट अमेरिका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर whatever हैज़ हैपेंड रिसेंटली इन द बांग्लादेश, जो रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में उसके लिए यूएसए वाज रिस्पॉन्सिबल, आपसे पूछा जा रहा है। अब आंसर में फर्स्ट लाइन में ही आप लिख दोगे यस whatever हैपेंड इन बांग्लादेश वाज द रिजल्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी ऑफ यूएसए। वो गलत है, पहले उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए, उसके बाद बताइए कि यूएसए हैड ए मेजर रोल टू प्ले इन whatever हैपेंड इन द बांग्लादेश। कभी भी ऐसा भी नहीं लिख सकते नो यूएसए हैज नथिंग टू डू विद whatever हैपेंड इन द बांग्लादेश। कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं देना है, डिसीजन नहीं देना है, क्योंकि अभी इसको मैं बार बार डिस्कस करूंगा। आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है ना, दैट पर्सन कुड बी फ्रॉम एनी आइडियोलॉजी, वो किसी भी विचारधारा का हो सकता है, वो आरएसएस विचारधारा का हो सकता है, ही कुड बी ए कम्युनिस्ट, he could belong to the left ideology, he could belong to the right, he could belong to the center। ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 साल 55 साल है, तो उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, ठीक है ना, एक स्पेशल किस्म की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो ओपनली बोलता हूँ, हिंदू है, हिंदू एक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो हिंदू एक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर है। छोटा सा मैं इसका उदाहरण आपको दे देता हूँ कि ये लोग क्या कैसे अपनी आइडियोलॉजी, कैसे न्यूज़ को ना ट्विस्ट करके उसमें कम्युनिस्ट एंगल देके पब्लिश करते हैं। अभी बरेली में क्या हो रहा है यूपी में, आप सभी को पता है, ये कुछ दंगे फसाद टाइप के ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सख्ती भी दिखा रही है गवर्नमेंट, नवरात्रे में स्टार्ट हुए थे। तो लद्दाख में या जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बहुत ही छोटा ऑफिशियल है भाजपा का, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, नेशनल न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा ऑफिशियल बीजेपी का, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा अच्छे से पूरा स्पेस देके इसको एक न्यूज़ बना के चला रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले, क्योंकि उस साइड का बैलेंस करने के लिए कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स हैं, जैसे इंडिया टुडे है, पूरा लेफ्टिस्ट है। आप जब आंसर लिखते हो, आपका आंसर ना लेफ्ट की टूवर्ड्स होना चाहिए ना राइट के टूवर्ड्स होना चाहिए,
बिल्कुल न्यूट्रल सेकुलर होना चाहिए आपका आंसर। किसी भी एक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा उसका फेवर नहीं करना है, किसी भी एक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा उसको अपोज नहीं करना है। मुद्दा ये है, द पॉइंट इज दैट कि आपकी अपनी पर्सनल विचारधारा क्या है वो एग्जामिनर को नहीं बताना है। मैं खुल के थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव बिन ट्रेंड और आई हैव बिन एजुकेटेड इन अ पंजाबी स्कूल। मैं तो 12 साल पंजाबी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मे भी मैं विचारधारा से खालिस्तानी भी हो सकता हूँ, ठीक है। बट आई एम ए हिंदू, तो मे भी मैं विचारधारा से आरएसएस सपोर्टर भी हो सकता हूँ। सपोज करो कि आई एम ए मुस्लिम, तो मैं एक सेकुलर मुस्लिम भी हो सकता हूँ, अब्दुल कलाम की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकता हूँ। अगर मैं एक क्रिश्चियन हूँ तो मैं एक सेकुलर क्रिश्चियन भी हो सकता हूँ और एक मिशनरी ओरिएंटेड क्रिश्चियन भी हो सकता हूँ। तो मेरी क्या विचारधारा है ना, या आपकी क्या विचारधारा है, दैट इज योर पर्सनल लुकआउट। वो आपका पर्सनल लुकआउट है किसी भी आंसर में, एज लॉन्ग एज यू आर ए एस्पिरेंट। जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है, बीपीएससी के हैं, सिविल सेवा में जब आप हो, आपकी जो पर्सनल विचारधारा है उसकी एक हल्की सी भी झलक आपके आंसर में नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो आपके साथ डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर ऐसे हो सकता है कि एक आंसर में आपकी विचारधारा दिख गई और जो कॉपीज चेक कर रहे हैं वो उल्टे विचारधारा के हैं। भाई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी अपनी विचारधारा रखने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वी आर रेज्ड इन ए बायस्ड सोसाइटी। हम एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जो समाज जो है बायस्ड है, द सोसाइटी इज बायस्ड। इसको समझिए। थोड़ा सा ऐसे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि 38 मार्क्स का भी तो है ना। 38 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको लिखना है, और वो क्या है, बेसिकली इट इज ए हाफ ऐसे। तो 38 मार्क्स का आप आंसर लिखते हो, ये क्या है, दिस इज हाफ ऐसे। तो इसमें कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि आपकी आइडियोलॉजी इसमें झलक जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स में मुझे मिले हैं ऐसा, तो आंसर पढ़ के समझ में आ जाता है कि लेफ्ट का है या राइट का है। तो आप अपने तक रखो सीमित, उसको आंसर से मत लेके आओ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कोई इवेल्युएशन कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको ट्रेन करना। अगर मैं बीपीएससी के पैनल में बैठा होता और मैं चेक कर रहा होता और मुझे आप दिखा रहे हो आरएसएस वाली विचारधारा और मैं हूँ कम्युनिस्ट, या आप मुझे दिखा रहे हो कम्युनिज्म वाली विचारधारा अपने आंसर में और मैं हूँ आरएसएस वाला, दोनों केसेस में आपका नुकसान हो जाएगा। जो मार्क्स आप डिजर्व करते हो वो मार्क्स नहीं मिलेगा। यूपीएससी में ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है। अब इसका कोई रिटर्न या वो आपको स्टेटमेंट थोड़ी देंगे कि आपको कम नंबर क्यों मिले, वो तो इवेल्युएटर की मर्जी है, आपको 3.5 दे दे या 4.5 दे दे। और ऐसे अगर 10 क्वेश्चन में 4.5 का 3.5 हो जाता है तो आप 10 नंबर पीछे हो जाते हो। 10 नंबर पीछे हो गए तो वो आपको एसडीएम से डीएसपी बना सकता है, डीएसपी से वो 10 नंबर आपको वीडियो बना सकता है और नीचे लेके जा सकता है। तो इसलिए हमें न्यूट्रल होके बिल्कुल शांत रह के मार्क्स वहाँ से कंसीड कराने हैं, इवेल्युएटर से मार्क्स कंसीड कराने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि सोसाइटी इज बायस्ड, सोसाइटी जो है हमारी इट इज बायस्ड। सोसाइटी में पूर्वाग्रह होते हैं, सोसाइटी में मतभेद होते हैं, बायस्ड है। हम ऐसी सोसाइटी में पले बढ़े हैं। सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स कास्ट, कास्ट को लेके बायस्ड है सोसाइटी। सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स रिलीजियन, सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स जेंडर। ये लड़की है तो इसको घर में ही रख के तैयारी करवाओ, इसको दिल्ली पटना मत भेजना। ये लड़का है, इसको अंडमान भेज दो, कहीं भी जाके तैयारी कर लेगा, ठीक है। तो सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स जेंडर, सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स रेस। नागालैंड और मणिपुर के लोग उतने ही भारतीय हैं जितने आप और मैं यूपी, बिहार या बंगाल पे पंजाब के लोग हैं, लेकिन उन्हें फिर भी छीटाकशी होती है उनके ऊपर। कोई उनको नेपाली बोल देता है, कोई उनको चिंकी बोल देता है, कोई उनको चाइनीज बोल देता है। ये क्या है, दिस इज बायसनेस टुवर्ड्स रेस, नस्ल भेद जिसको हम कहते हैं। सोसाइटी इज बायस्ड टुवर्ड्स स्किन कलर, स्किन कलर को लेकर सोसाइटी बायस्ड है, ठीक है। सबको गोरी लड़की ही चाहिए, सांवली लड़की किसी को नहीं चाहिए। सबको गोरा लड़का ही चाहिए, सांवला लड़का किसी को नहीं चाहिए शादी के लिए, ठीक है। तो ये जो बायसनेस है सोसाइटी में ना, यू आर ऑल्सो बायस्ड, योर ओपिनियन इज ऑल्सो बायस्ड, माई ओपिनियन इज ऑल्सो बायस्ड, और जो इवेल्युएटर है ना उसकी भी अपनी ओपिनियन बायस्ड है। तो अब करना क्या है इसमें, यू डोंट हैव टू रिफ्लेक्ट दैट बायसनेस इन द आंसर। अब किसी भी टॉपिक पे जीएस का दायरा बहुत बड़ा होता है। आपको कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है रूरल डेवलपमेंट में, जो महिलाओं द्वारा जो चलाया जा रहा है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जीएस में। जीएस का दायरा बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, तो पूरे चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने बायसनेस दिखा दो। तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा है, जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझिए। ये बता दिया मैंने, बायसनेस से बचना है। शॉर्ट आंसर में
ज़्यादा शेरो शायरी नहीं करनी है, कोटेशन वगैरह नहीं लिखना है, जो पूछा गया है टू द पॉइंट कट टू कट लिखना है, ठीक है। जो पूछा गया है कट टू कट लिखिए ना, आपको आराम से 55% 60% मार्क्स मिलेगा। ये पूछा गया है, इसके जितने पॉइंट्स याद है लिख दो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है लॉ, कानून जो भी है, जो लोग एलएलबी करते हैं वो लोग ऑप्शनल लेते हैं। तो कई लोग हर साल 3-3 बार से मेंस लिख रहे हैं, 4-4 बार से मेंस लिख रहे हैं। मेरे आसपास रहते थे, मैं उनसे पूछता था कि 3 बार से मेंस लिख रहे हो, 4 बार से मेंस लिख रहे हो, क्या इशू आ रहा है? तो वो कहते थे कि देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना, जैसे ये, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी का ऑप्शनल में जो लॉ सब्जेक्ट होता है ना, लॉ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसको। तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, अब वहाँ पे जाते हुए चीज़ें आती भी हैं। अब होता क्या है, आपको 8 पॉइंट्स याद हैं तो आप 8 लिख दोगे, लेकिन 6 ही याद आया एग्जाम हॉल में, 2-3 नंबर कम रह जाएंगे। सेम यहाँ पे भी है, आपको पता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ये सारे हो जाएंगे, 1909 का हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो जाएगा, 1858 का एक्ट हो जाएगा, जीओआई। आपको मालूम है कि इनमें से एक तो पक्का आएगा, हर साल आता है, पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन आप उठा के देख लो। अब फिर मामला कहाँ पे फंस रहा है? मामला यहीं पे फंस रहा है कि इन 7-8 लेजिस्लेशन में से एक लेजिस्लेशन आएगा, अब कितने पॉइंट्स आपको याद रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में? तो ऐसी चीज़ों से ना मार्क्स सिक्योर करना है आपको। दूसरा एक और जो इश्यूज है, वो इश्यूज ये है कि हिस्ट्री में नंबर नहीं आते। कारण उसका एक तो ये है कि सभी को पता है कि हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल नो। एक छोटा सा दायरा है, उसी के आसपास से चंपारण, गांधी, इंडिगो, स्वामी सहजानंद, किसान मूवमेंट, घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। बच्चे पढ़ के भी वही 2-4 सोर्सेस से वहीं से जाते हैं, आंसर भी बिल्कुल एक जैसा लिखते हैं, तो कहाँ से आएगा नंबर? जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी तो इंसान है ना, उसके लिए आप ये इवेल्युएशन एक मोनोटोनस वर्क बना दे रहे हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 100 कॉपीज हैं, इफ आई एम इवेल्युएटिंग द कॉपीज, तो मोनोटोनस आंसर आ रहे हैं, सबके एक जैसे आंसर आ रहे हैं, उसमें से एक अलग आंसर आता है जिसमें कोई अलग डायमेंशन उसका मेंशन किया है या प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है, तो वो ना आंसर चेक करते करते नींद भी आ रही है, तो फिर इवेल्युएटर की नींद खोल देता है कि ये अच्छा आंसर है, इसको जरा तसल्ली से हम पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसे 1.5-2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स में जहाँ की आपको ये समस्या है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए अपने आंसर को। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मत लिख देना कि 0 मार्क्स आ जाए वहाँ पे। जो सभी लिख रहे हैं आप भी वही लिखो, उसमें 1-2 डायमेंशन आप एक्स्ट्रा ऐड करो, ये पॉइंट है। डिस्क्रिप्टिव, अब देखिए जैसे कि ये है डिस्क्रिप्टिव 38 मार्क्स का। हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कैसे स्टार्ट करोगे इस आंसर को? हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी, ये जो नीतियां थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्पत्ति में उनका कितना योगदान रहा, कितना रिस्पॉन्सिबल वो थे। अगेन देखो ये है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट पैरा में तो हमें बताना ही नहीं है एग्जामिनर को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो झलकाना ही नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ जनरलाइज करके लिखो। उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ी जिज्ञासा छोड़ो ना कि 38 मार्क्स के एंड तक वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आए आंसर तक, थोड़ी सी जिज्ञासा छोड़िए। देखो हैंड राइटिंग को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हैंड राइटिंग अच्छा होने से अच्छे नंबर आते हैं, कि ऐसा नहीं है। आप हैंड राइटिंग अच्छा लिखिए, अगर कैलीग्राफी आपकी ठीक ठाक है तो ये पॉजिटिव वाइब्स देता है इवेल्युएटर को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हैंड राइटिंग किसी की, मान लो किसी की हैंड राइटिंग ऐसी है, ये बहुत अच्छी हैंड राइटिंग तो है नहीं, आप देखो अगर किसी की हैंड राइटिंग ऐसी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इससे भी बुरी हैंड राइटिंग जो मैंने इवोल्यूशन किया है 3 साल 4 साल पहले, इससे भी बहुत बुरी हैंड राइटिंग जो आप देखोगे तो आपको इंग्लिश कम, फ्रेंच और जर्मन ज़्यादा लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं किसी ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। तो उनको मैंने 2 डिजिट रैंक लाते देखा है यूपीएससी में। इसका क्या मतलब है? अब हैंड राइटिंग तो उनकी चेंज हो नहीं गई होगी 10 दिनों में, 1 महीने में। इसका क्या मतलब है कि यूपीएससी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट, या बीपीएससी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट हैंड राइटिंग। तो सर इतने जटिल हैंड राइटिंग को पढ़ कैसे लेते हैं? अरे भाई वो पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने ये पढ़ा 2 वर्ड, उनको पता है आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वो 25 साल से यही काम कर रहे हैं, दे नो। आप क्या समझते हो एक एक वर्ड पढ़ता है क्या एग्जामिनर? और वर्ड काउंट्स करता है आपने कितने वर्ड लिमिट लिखे हैं आपने? ऐसा कभी नहीं होता। आपके 2 लाइन, क्योंकि मुझे तो 25 साल नहीं हुए आंसर इवेल्युएट किए करते हुए, लेकिन आई गेट टू नो, 2 लाइन पढ़ के समझ में आ जाता है इन 2 लाइनों में क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो इस तरीके से वो
पढ़ते हैं और इस तरीके से मार्क्स देते हैं। तो हैंड राइटिंग को लेकर परेशान नहीं होना है, किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को हैंड राइटिंग को लेकर परेशान नहीं होना है तो कि हैंड राइटिंग तो मेरी ऐसी है, ये मेरे लिए निगेटिवली काम करेगा क्या। आप चेंज नहीं की जा सकती ना, हैंड राइटिंग जिसकी जो है वही रहेगी। क्या बता रहा था मैं, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको कैसे आप लिख सकते हो कि द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज समवेयर, मतलब आपको करना क्या है ना, इसमें स्टार्टिंग में ये बताना है कि थोड़ा सा पीछे जाके स्टार्ट करना है कि व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, और उनकी जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही टुवर्ड्स द इंडिया, और जो एक्सप्लॉयटेशन का दौर आया उसके बाद राइट्स जो कर्टेल हुए, जैसे प्रेस वगैरह की सेंसरशिप हुई, राइट्स कर्टेल हुए, इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर जन्म दिया कांग्रेस को। डायरेक्टली कांग्रेस से स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद बाकी आप आगे जो सेफ्टी वॉल्व या प्रेशर कुकर वाली जो थ्योरीज हैं वो सब आप आगे जाके दोगे। कांग्रेस समझती थी कि हम ब्रिटिशर्स को यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिशर समझते थे कि हम कांग्रेस को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें ना, जैसे ये क्यों पूछा गया है आपसे, इसीलिए पूछा गया है कि जो मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस ये सोचती थी कि हम धीरे धीरे, खास करके जो मॉडरेट थे, कि हम धीरे धीरे करके कंसेशंस ले रहे हैं ब्रिटिशर से। और ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि कांग्रेस है ही, कोई नेशनल मूवमेंट होना होगा बहुत बड़ा तो हम कांग्रेस के लीडर्स को बुलाएंगे, मीटिंग कर लेंगे उनके साथ, उनको 2-3 छोटे छोटे कंसेशंस दे देंगे। कभी अम्बेडकर को जेल से छोड़ दिया, चलो आप मत करो मूवमेंट, गांधी जी को जेल से छोड़ देते हैं, आप मत करो मूवमेंट, प्रेस से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हटा लेते हैं, आप मत करो मूवमेंट। आपके पास कोई है, आंदोलन का लीडर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो आप उनसे डील कर रहे हो, है ना। अभी जैसे बरेली में दंगे हो रहे हैं तो कौन है नेता, कौन लीडर है, किससे बुला के सरकार बात करे कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या ग्रीवेंसेस हैं, आप क्यों दंगा फसाद कर रहे हो। तो जब एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जब उसका एक लीडर होता है तो स्टेट के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए उसको कर्टेल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप है, दे नो whom टू निगोशिएट विथ, किसके साथ डील करनी है दे नो। तो दोनों का अपना अपना एस्पेक्ट था। कांग्रेस समझती थी कि हम उनसे कंसेशंस ले रहे हैं, और वो समझते थे कि ये सेफ्टी वाल्व का काम कर रही है कांग्रेस हमारे लिए। तो दोनों ओपिनियंस को देना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ना आपको ऐसे ही मिलेंगे। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसमें तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, अब इसमें निगेटिव क्या लिखेंगे। 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ना पॉजिटिव निगेटिव हमेशा बैलेंस करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। देखो, इवेल्युएटर भी इंसान है, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा, किसी को 1.5 नंबर दे देगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 नंबर दे देगा। गैप बहुत कम है ना। अब आपने कुछ लिखा है तो इवेल्युएटर भी इंसान ही है, ऐसा थोड़ी आपको 0 मार्क्स दे देगा, बशर्ते कि आपने बहुत ही कुछ उल्टा सीधा ना लिख दिया हो, ठीक है। और कितना भी बेहतर लिख दोगे, 3.5 से ज़्यादा तो 50% से ज़्यादा कभी मार्क्स देते नहीं है। बहुत देंगे तो 4 नंबर दे देंगे, उससे ज़्यादा देंगे नहीं। ये तो हो गई शॉर्ट आंसर की। लॉन्ग आंसर में क्या होता है ना, सारा गेम यहीं पे है। 38 मार्क्स है। अब दायरा इतना बड़ा है, किसी को 7 नंबर भी दिया जा सकता है इसमें, किसी को 22.5 भी दिया जा सकता है। मेन से कैसे फेंके जाते हैं बच्चे बाहर, देखो 38 मार्क्स से क्वेश्चन डिसाइड करता है किसको मेन से बाहर फेंका जाएगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपने ये अटेम्प्ट किया, ये कोई एक अटेम्प्ट किया, आपके साथ एक और स्टूडेंट था, उसे 7 नंबर मिले, आपको 22.5 नंबर मिल गए, लगभग 14-15 नंबर का गैप है। 15 नंबर गैप है ना, आप चले गए पीछे, लगभग 200 बच्चों के पीछे चले गए आप, 200-300 स्टूडेंट्स पीछे चले गए। तो इसीलिए 38 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, प्रेडिक्टेबल है। GS1 में तो बहुत आसान है। अब GS2 में क्या करना होगा, GS2 में जो सिलेबस है ना, जितना अच्छा आपका सिलेबस होगा GS2 का, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और GS2 में दिक्कत ये है कि कमीशन तो सिलेबस देता नहीं है, और बाकी कौन क्या पढ़ा रहा है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं, जो 2 बार 1 बार मेंस लिख चुके हैं, उन्हें एक बेसिक आइडिया होगा। दोज हु आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देखना बच्चों, आपका पहला मेंस है तो कहीं एक्सपेरिमेंटेशन में ही ना निकल जाए। ऑथेंटिक सोर्स, क्रेडिबल सोर्स, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड कंटेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स। अब दोबारा सुन लेना इसको रिवाइड करके जो मैंने बोला, ठीक है।
बस ये 4-5 वर्ड्स पकड़ के रखो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ 60% पढ़ना है, 40% लिखना है। 60% पढ़ाई करनी है, आपके पास जितना भी टाइम है उसका 60% पढ़ाई में और 40% लिखने में। जितना लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मैं देख रहा हूँ ना, एक आंसर से दूसरे आंसर में बच्चे में, ऐसा मैं कमेंट कर देता हूँ मेल में, जैसे यही है स्टूडेंट, शायद ये लड़की है, इसने सेकंड असाइनमेंट का लॉन्ग आंसर था 38 मार्क्स का, इसने आंसर लिख के भेजा, इसका फर्स्ट आंसर बहुत ही अच्छा था और हाईएस्ट मार्क्स दिए थे मैंने इसे। सेकंड आंसर में मैंने इसे कमेंट कर दिया कि मच बेटर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे इससे बेहतर की उम्मीद थी, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करो। 1 घंटे के बाद मेरे पास मेल आता है, सॉरी सर मैंने ना जल्दीबाजी में आंसर लिख दिया था, प्लीज़ क्या मैं इसको दोबारा लिख के भेज दूँ? ठीक है भाई, दोबारा लिख के भेज दो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना है। टॉपिक को तैयार करके फिर तसल्ली से ये करके देना है। तो फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, मतलब कि मार्क्स कितने मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अर्ज आ रहा है ना लिखने वाला कि हमें लिखना है, हम ऐसा लिख रहे हैं तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। एक और मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। देखो बच्चों, आप जिस फील्ड में हो ना, इस बीपीएससी के प्रिपरेशन में कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको एसडीएम डीएसपी नहीं बना सकता, आपको कोई पुश करके धक्का देके एसडीएम डीएसपी नहीं बना सकता। द एफर्ट्स शुड ऑलवेज कम फ्रॉम यू। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, ये दशहरे के दिन की ही बात है शायद, ये तो ओपन सेशन है, तो कहीं से भी किसी का भी मेल में आंसर आ जाता है। मेरे पास तो सिर्फ बच्चे का नाम होता है और फ़ोन नंबर होता है, सडनली मेरे पास एक हिंदी का आंसर आता है, ये भी कोई लड़की ही है। लड़की से याद आया, मैंने लगभग 200 कॉपियाँ चेक की अब तक, 200 कॉपीज इवेलुएट की, और उसमें लगभग 160 to 165 कॉपीज लड़कियों की हैं, बच गए जो 35 कॉपी, यही सिर्फ लड़कों के हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ हैं भाई? आउट ऑफ 200 आपकी संख्या सिर्फ 35 है। प्री इनिशिएटिव है, इवेलुएशन हो रहा है, आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके बाद भी आप आंसर लिखना नहीं चाहते हो। कल को रिजल्ट आएगा, फिर आप बोलोगे सर लड़कियों को तो रिजर्वेशन दे रखा है सरकार ने, इसलिए वो सारे जॉब्स लेके जा रहे हैं, हमारे पास तो रिजर्वेशन है नहीं। यार ये सब नॉनसेंस ना काम नहीं करता बाद में। यू कांट ऑलवेज ब्लेम द सिस्टम, और यू कांट ऑलवेज ब्लेम कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। देर इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स, यू ओनली हैव टू एक्सप्लोर देम। ये लोग कैसे आंसर लिख ले रहे हैं? इनके लिए दशहरा नहीं था, इनके लिए नवरात्रि नहीं थी, बस आप ही लोग कहाँ बिजी हो दशहरे में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं जो एग्जांपल दे रहा था ये तो इंग्लिश में चल रहा है, सडनली एक लड़की का हिंदी में आंसर मेरे मेल में इनबॉक्स में ड्रॉप होता है। मैंने देखा, मैं बोला अरे हिंदी का आंसर कहाँ से आ गया? तो मैंने उनको रिप्लाई किया मेल में कि यू हैव सेंड योर आंसर इन द हिंदी। अब हिंदी में बोल लेता हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी लिखने जाऊँगा तो पूरे चांसेस है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं रिटर्न हिंदी में, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। बोल इसलिए लेता हूँ कि दोनों साइड के बच्चों को समझ में आए, वो यूज़ कर पाएँ। तो आई आस्क्ड हर कि आप कैसे इवेल्यूएशन करवाना चाहोगे, आपको ये ज़रूरी है कहानी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। हिंदी में अगर इवेल्यूएशन आपको रिमार्क्स चाहिए तो मैं किसी और से करवा देता हूँ, और इंग्लिश में ही चाहिए तो फिर कमेंट्स उसमें इंग्लिश में होंगे। सडनली शी रिप्लाइड कि सर आई डोंट हैव एनी इशू विथ कमेंट्स एंड रिमार्क्स इन इंग्लिश, लेकिन प्लीज़ आप ही इवेल्यूएशन मेरा करिए। अब इससे क्या हुआ, मुझे 10 मिनट ज़्यादा लग गए कॉपी इवेल्यूएट करने में। कोई नहीं, आजकल इतने सारे एआई के टूल्स हैं। गूगल ट्रांसलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पूरा कचरा कर देता है गूगल ट्रांसलेट। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एआई के टूल्स हैं कि आपको उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की हिंदी ट्रांसलेशन करके दे देगी, जैसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जो लैंग्वेज यूज़ होता है उस लैंग्वेज में। तो मैंने अपने सारे कमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर उनके पेपर में आपको दिखाई देता हूँ, ये है उनका पेपर। यहाँ पे कुछ गलतियाँ की हैं उन्होंने, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। दिस इज हर पेपर, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। देखो कमेंट्स जो हैं मैंने हिंदी में दिए हैं यहाँ पे कमेंट्स। पॉइंट ये है ना, कहानी का सार ये है बच्चों कि आप 3 कदम चलो, हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनिशिएटिव द एफर्ट्स हैज़ टू कम फ्रॉम योर साइड। मैं आपके घर पे क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आऊँगा, बेटा आंसर लिखो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एफर्ट्स कंपलसरी नहीं है, बीपीएससी की प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन लेना भी कंपलसरी नहीं है। ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, जो जितने ज़्यादा एफर्ट्स करेगा। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मैंने इतना एफर्ट लगा कि हिंदी में, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने हिंदी में किसी का आंसर चेक किया। क्यों किया?
पूरा पीडीएफ मैंने जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया दैट वाज इन इंग्लिश। मैंने क्वेश्चन भी हिंदी में नहीं दिया था। आगे से हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन हिंदी में प्रोवाइड करा दूं। पीडीएफ इंग्लिश में है, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है, फिर भी उस बच्चे ने पूरा वो पढ़ के इंग्लिश में इतना एफर्ट लगा के हिंदी में आंसर लिख के भेजा। आप अपने ऊपर लेके इसको देखिए कि आप इंग्लिश मीडियम में अभ्यर्थी हो, आपको हिंदी में पीडीएफ मिल रहा है, हिंदी में क्वेश्चन मिल रहा है, और फिर उसको पढ़ के आप इंग्लिश में आंसर लिख के किसी को भेज रहे हो, तो कितना एफर्ट लगता है इसमें। तो अगर कोई बच्चा इतना एफर्ट लगा रहा है तो हम उसमें 10 मिनट्स का एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते। दैट इज़ द पॉइंट। तो रास्ते आपको बनाने पड़ते हैं। रिस्पॉन्स, अगर आप एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, तो रिस्पॉन्स कोई भी हो, कैसा भी हो, सामने से रिस्पॉन्स दे ही देता है, कितना भी बिजी हो। ये हो गया। अब थोड़ी सी ना गलतियों की बात करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, लड़के लड़कियां दोनों ही मिस्टेक करते हैं। आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, मेथोडोलॉजी बेसिस ये लिख दिया, आपको लग रहा है कि कुछ और लिखना चाहिए था। बहुत बेसिक है, लेकिन जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ना जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, ये पेपर ही एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को आपका व्यक्तित्व बताता है। आप उसके सामने कभी नहीं जाते हो, वो आपके सामने कभी नहीं आता है। ये मान लो मुझसे गलत हो गया। 90% बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे फिर ये खिचड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। ये कितना इरिटेटिंग, ये क्या दिखाता है मालूम है? आपके जो आंसर शीट है ना, बेसिकली इट स्पीक्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये क्या शो करता है? ये शो करता है अधीरता, रेस्टलेसनेस। अगर मैं इवेल्युएटर हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, आपने 2-3 जगह ऐसे किया है ना, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं क्या समझूंगा? यहाँ पे ऐसे किया हुआ है तो मैं समझूंगा ये बच्चा बड़ा अधीर है, स्टेबल नहीं है। कोई भी इवेल्युएटर यही समझेगा। क्या जरूरत है ये करने की? जो आपका आंसर चेक कर रहे हैं ना, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। ये हमने गलत कर दिया था, ये हमसे गलत हो गया था, हम क्या करेंगे? बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये दिख रहा है ना आपको? मैंने यहाँ पे लिखा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मुझे याद आया, अरे मुझे ये नहीं लिखना था, मुझे तो ये लिखना था, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो अब मुझे स्ट्राइक करना है, तो यहाँ पे खिचड़ी वो नहीं बनानी है। ये हो गया स्ट्राइक। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने स्ट्राइक किया है। छुपाने की कोशिश मत करो कि आपने क्या लिखा है। ये क्या है? छुपाने की कोशिश है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था। दूसरा, मान लो कि पूरा पैराग्राफ ही हमने गलत लिख दिया, अब क्या करें? यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा ही गलत लिख दिया, अब हम क्या करेंगे? कोई इशू नहीं है। ऐसे आप 4 आंसर में ऐसी गलतियां करो, आपका एक भी नेगेटिव नहीं जाएगा, एक भी मार्क्स हो, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको पनिश नहीं करेंगे। आपने यहाँ से यहाँ तक गलत लिख दिया है ना, एक डायगोनली लाइन खींचिए, सिर्फ एक, और क्या लिखना है यहाँ पे थोड़े से बोल्ड में, क्या लिखा मैंने? कैंसल्ड। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दुविधा ये है कि आधे बच्चों को यही नहीं पता है, और जो खास करके मेंस लिखेंगे पहली बार, उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। मुझे पता है, अगर किसी टीचर ने बताया तो ठीक है। ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने गलत कर दिया है ना, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट आपको पेपर दे रही है ना, आप सप्लीमेंट्री शीट मांगोगे, मिलेगा आपको। कैंसल इट इन वन गो, और यहाँ पे लिखिए कैंसल्ड। निबंध के पेपर में भी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, और करना ही चाहिए, ऐसे के पेपर में भी जो लास्ट हमारा शीट होता है उस पर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ऐसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है। जब आपने ऐसे लिख लिया, इसका काम हो गया, तो उसको भी वही करना है लास्ट में, कैंसल्ड। समझ गए? एक ये मुद्दा था, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया था, इसका पर्पस और कुछ नहीं था। दूसरा, ये जिस भी बच्चे की कॉपी है, एक चीज़ का ध्यान देना, हैंड राइटिंग तो आपकी जैसी है वैसी है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक पैरा और दूसरा पैरा जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, बच्चे थोड़ा सा स्पेस दो। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है आपका पैरा कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से दूसरा पैरा स्टार्ट हो रहा है। और ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे इसका एक डायमेंशन था कि क्या पैन इंडिया लेवल पे SIR रिक्वायर्ड है, तो आप हेडिंग यहाँ से आप देखो, आपने लिखा यस ए पैन इंडिया आर्गूमेंट, क्या लिखा है? यस ए पैन इंडिया, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो भी लिखा है आपने, पॉइंट ये है कि आपने ना यहीं पे जजमेंट दे दिया, हाँ जी रिक्वायर्ड है। ये काम नहीं करना है। मैंने कमेंट में आपको क्या लिखा है? फर्स्ट गिव द पॉइंट्स
देन गिव द जजमेंट। सबसे पहले पॉइंट्स बताइए कि क्यों रिक्वायर्ड है, क्या कारण है, उसके बाद लिखिए सो ऑब्वियसली पैन, दिस इज द टाइम दैट पैन इंडिया ऑल इंडिया लेवल SIR शुड हैपन इन आवर कंट्री। पहले ही लाइन में, किसी भी क्वेश्चन में पहले ही लाइन में जजमेंट नहीं देना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यस या नो। अब ये एक लड़के की कॉपी है, देखो भाई साहब आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने कोट दिया, ठीक है, इतना स्पेस यहाँ पे, चलो ये तो मार्जिन है, ये क्या है, इसके लिए मैं क्यों मना करता हूँ, ये क्या शो करता है, देखो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, क्या शो करता है, चलो इतना तो एक बार नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इसके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन एग्जामिनर को ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन बना के नहीं देगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंप्रेशन हम अपना हमेशा अच्छा बना के रखें, ताकि एग्जामिनर जो है ना, इवेल्युएटर, उसका प्रकोप हमारे ऊपर ना आए। आपने ऐसे 2-3 गलतियां हर जगह की है, किसी आंसर में आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, एग्जामिनर सोचेगा यार इसने ऐसे भी ना पूरे पेपर में रायता ही फैला रखा है, चलो 1 नंबर 1.5 नंबर दे के छोड़ दो। तो इसलिए अपनी इमेज स्टार्टिंग से ही अच्छी लिखनी है। अब क्या लिख रहे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कैसे लिख रहे हो। ये जो आपने इतना स्पेस छोड़ा है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है नॉन सीरियसनेस टुवर्ड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। आपको SDM बनाने के लिए चुन रहे हैं वो, ये जो कागज आपको दिया गया है वो एक सरकारी संसाधन है, सरकार की प्रॉपर्टी है, अब क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो। जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम इस्तेमाल करिए, जितना रिक्वायर्ड है, रैशनली प्रैक्टिकली जितना रिक्वायर्ड है आप उतना इस्तेमाल करिए। आप एग्जामिनर को मेंस में ही बता दे रहे हैं कि मुझे कोई वैल्यू नहीं है सरकारी पेपर की, मैं तो इतना छोड़ के फैला के लिखूंगा पूरा। कल को आप SDM बन जाओगे तो आपको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे किसी परियोजना के लिए, तो पूरे 20 लाख का बिल लगा दोगे आप वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रशासन का मतलब क्या होता है, टू टेक, अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री में ही हैं, हम USA नहीं है, हम स्वीडन या नॉर्वे नहीं है। एक लिमिटेड बजट होता है, एक लिमिटेड फंड होता है किसी परियोजना के लिए, तो एक जो प्रशासक है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे ये एक ब्यूरोक्रेट से ये उम्मीद की जाती है कि आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आओ, मिनिमम रिसोर्सेज में, मिनिमम संसाधन में, मैक्सिमम डेवलपमेंट वर्क है या जो भी है आप वो लेके आओ। इसीलिए देखो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं तो वो न्यूज़पेपर में आता है कि इस SDM ने या SDM ने इतने कम पैसों में अपने ज़िले के लिए ऐसा कर दिया। तो सचेत रहोगे। मुझे सारा याद है किस बच्चे का कौन सी कॉपी है, लेकिन मैं ऐसे नाम लेना किसी का अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मैं इन जनरल सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने क्या गलती की है, बता गया। देखो यहाँ पे कमेंट, कभी भी आंसर में आप इंग्लिश में आंसर लिखो या हिंदी में लिखो, फर्स्ट पर्सन नहीं यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन आप समझते हो ना, आई, मी, मेरा, तेरा, फर्स्ट पर्सन कभी भी यूज़ नहीं करना है आंसर्स में। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ, वहाँ, उसका, इसका, इस तरीके के वर्ड्स आंसर में नहीं यूज़ किए जाते हैं। आपको फॉर्मल लैंग्वेज में आंसर लिखना है। वहाँ का लोकतंत्र अभी कुछ वर्ष पहले ही बहाल हुआ है। कहाँ का लोकतंत्र, ठीक है नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना बच्चे, नेपाल में लोकतंत्र अभी इमीडिएटली ही बहाल हुआ था। तो एक वर्ड से बता दिया, तो आप सारे बच्चे जो भी अभी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको याद रखना है कि मैं, मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये फर्स्ट पर्सन वाले हैं ना, ये आंसर में नहीं यूज़ करना है। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल साउंड करता है और ऐसा शो करता है जैसे आप पहली बार जीवन में आंसर लिख रहे हो। तो उसके लिए आपको हमेशा पर्यायवाची वहाँ पे मिलेगा, ऑल्टरनेट्स हमेशा मिलेगा, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। मैं एक एक आंसर की स्क्रीनशॉट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गलतियाँ आप भी करोगे कहीं ना कहीं। इसमें क्या है मिस्टेक, ये भी एक लड़के की कॉपी है, अच्छा आंसर लिखता है ये भी, लेकिन देखो वही गलतियाँ जो मैंने बता दिया। अब जीवन में कभी भी आप दोबारा आंसर लिखोगे तो ये काम तो कोई नहीं करोगे, ठीक है, मैंने 3-4 बार इसको हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल नहीं करना है ये काम। तो एक जो ऐप था आपके आंसर राइटिंग में, आपकी पर्सनैलिटी में, उसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। दूसरा, पॉलिटिकल क्या होता है, आप फैक्टर्स ले रहे हो तो पॉलिटिकल फैक्टर्स लिखोगे ना, या कितनी जल्दीबाजी में आप लोग आंसर लिखते हो। आपने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देन दैट प्रोटेस्ट,
आप पूरा लिखिए ना पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इज नॉट अ फ्रेज ना, हम हेडिंग में वर्ड में ही लिखते हैं, सब हेडिंग में वी डू नॉट राइट वर्ड्स, वी राइट फ्रेज, हम फ्रेज लिखते हैं। आप पॉलिटिकल फैक्टर लिखा आपने तो दैट बिकम्स अ फ्रेज, और पॉलिटिकल सिर्फ एक वर्ड है। सिंस द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्क और मोनार्की, मोनार्क की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है, आगे एच कहाँ है। सिंस द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्क द स्टोरी ऑफ नेपाल पॉलिटिकल हैज़ नॉट चेंज, यहाँ पे क्या कोशिश हो रही है, वही जो मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे शायराना होने की कोशिश की जा रही है। बच्चों शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर, आप शायराना होने की कोशिश तब करिए, शायराना आप समझते हैं ना, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पोएटिक फ्रेज, पोएटिक फ्रेज जिसमें कि हम मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। छोड़ो, मुझे लग रहा है इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले रहा हूँ मैं। पोएटिक फ्रेज में नहीं लिखना है, पोएटिक फ्रेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषा, घुमा फिरा के इस तरीके से नहीं लिखना है। लिख सकते हो अगर लैंग्वेज के ऊपर उतना कमांड है आपका तब। देखो अंग्रेजी के शब्दकोश में शब्द तो उतने ही हैं, 10,000 या जितने भी होंगे उतने ही वर्ड्स हैं, सबके पास उतने ही वर्ड्स हैं। अब सारा गेम इसी का है कि उन शब्दों का इस्तेमाल कौन कितने बेहतर तरीके से करता है। एक ये हो गया, इससे बचोगे। तब आप लिखो जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं शब्दों के साथ खेल सकता हूँ, एरर नहीं आएगा, और जो मैं मेरे मन में जो स्टेटमेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं लिख दूंगा। 90% के केसेस में क्या होता है ना बच्चों, आपने जो सोचा है दिमाग में, हम हैं बिहार के, हम कभी अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, ये कड़वी सच्चाई है। बिहार का आदमी कभी अंग्रेजी में नहीं सोच सकता, सोचेगा हिंदी में ही, फिर उसको इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है। अंग्रेजी में बिहार का क्या, किसी भी स्टेट का आदमी, पंजाब का आदमी पंजाबी में सोचेगा, उसको इंग्लिश में लिखेगा। एक गुजराती सोचेगा गुजराती में, लिखेगा उसको इंग्लिश में। हम थोड़ी ना ब्रिटेन में या फिर किसी ऐसे कनाडा में या ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है। तो क्या बोल रहा था मैं, डाइग्रेस हो गया थोड़ा सा। हाँ, 90% केसेस में ये होता है कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, वो स्टेटमेंट एक्यूरेट है, लेकिन चूंकि आपकी जो कमियां हैं या जो पकड़ आपकी कमज़ोर है इंग्लिश लैंग्वेज पे, उसकी वजह से सोच आप कुछ और रहे थे और यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं लिख पाए, तो ग्रामेटिकल एरर भी हुई और आपका स्टेटमेंट का मीनिंग भी चेंज हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान ये है कि जितना साधारण इंग्लिश लिख सको उतना साधारण इंग्लिश लिखो, जितने छोटे स्टेटमेंट लिख सकते हो उतने छोटे स्टेटमेंट लिखो। जिस दिन आपके 3.5 नंबर आने लग गए ना इवेल्युएशन में, कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं भी आप कर रहे हो, तो ऐसे इवेलुएटर्स पागल नहीं होते हैं कि सारे बच्चों को 3.5 नंबर दे दिया। उनको कोई भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में पृथ्वी पे अकेला मैं ही हूँ, मुझे ही आंसर चेक करना आता है, हज़ारों लोग हैं करते हैं। तो वो कुछ सोच समझ के ही आंसर आपको देते हैं, 1 नंबर दे या 3 नंबर दे। तो जब आपको लग जाए ना कि 3.5 नंबर मार्क्स मेरे आ रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में और एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को लेंदी कर सकता हूँ, तब आप करिए। मैं इतनी बेसिक चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो किसी भी काम का ना एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी को आप शर्ट पहनना सिखाओगे, ओके, उसके बाद इसको टक इन करना सिखाओगे कि शर्ट को इन कैसे करते हैं, टक इन करना सिखाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसे टाई पहनना सिखाओगे, उसके बाद फिर ऊपर से कोट पहनना सिखाओगे। अब एक इंसान है, उसको आपने शर्ट पहनना सिखा दिया और टाई पहनना सिखा दिया, टक इन करना नहीं सिखाया। अब शर्ट घुटनों तक जांघों तक झूल रही है और बंदे ने टाई लगा रखा है, पूरा कॉलर बटन बंद करेगा, क्या लगेगा, जोकर ही लगेगा ना। एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है चीज़ों को। ये चीज़ें मैं अभी बता दे रहा हूँ, आगे कभी फिर ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। आगे फिर हम डायमेंशंस में जाएंगे कि कौन से डायमेंशन को लिखना था, कौन से डायमेंशंस को छोड़ देना था, प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए थी, उन चीज़ों पे जाएंगे। तो स्टार्ट में हमेशा 0 से करता हूँ, वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और कई ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि बच्चे 2 बार मेंस लिख चुके हैं, उनको भी नहीं पता होता है, या पता होते भी वो कॉशियस नहीं होते हैं, वो गलतियाँ करते रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल आप लोग पूछ रहे थे, तो ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, कल रात में ही इसको फाइनल किया है। टोटल ये अनुशीलन का बता रहा हूँ मैं, अनुशीलन का है। और जैसा कि मैंने पहले भी 10 बार बोला है, फिर से बोल देता हूँ, इसमें सिर्फ 85 बच्चे हैं। और जो फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है ना, ये भी आप समझ लो, जो फ्री आंसर राइटिंग है इसको भी हम अराउंड 100 करके ना, 100 बच्चों, क्योंकि इसमें लिमिटेड कॉपी से मैं दूंगा, लिमिटेड असाइनमेंट ही दूंगा, तो 100 के बाद इसको भी फ्रीज कर देंगे। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मेरे पास 500 कॉपियाँ आ जाएँ, तो फिर मैं इस कोर्स में ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा अनुशीलन में। और फिर निबंध भी है, ऐसे का भी कोर्स है, उसका भी अभी ओरिएंटेशन वगैरह बनाना है। तो करेंगे कैसे, जो बच्चे फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़ गए हैं ना,
उन बच्चों का डाटा है मेरे पास, उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, तो उन सभी बच्चों का एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा 100 बच्चों का, जो फ्री में आंसर लिखना चाहते हैं, जो किसी भी कारणवश नहीं ज्वाइन करना चाहते। कोई ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना, ठीक है। 50 बच्चों की ही सीमा है। ये 50 बच्चे हो जाएंगे अनुशीलन वाले, ये हो जाएंगे फ्री। तो इसमें तो अभी लिमिटेड बच्चे हैं, कई बच्चे एक आंसर लिख के फिर गायब हो जाते हैं, दोबारा आते नहीं है। तो फिर जो बच्चे रेगुलरली लिखेंगे, कंसिस्टेंटली लिखेंगे आंसर, उन बच्चों का ऐसे एक्सक्लूसिव ग्रुप बना देंगे। और बच्चों देखो अनुशीलन में जो भी इंटरेस्टेड हो ना, मैं सीरियसली ऑनेस्ट नोट पे बोल रहा हूँ, 3 से 4 दिनों में इसको वाइंड अप कर दो अनुशीलन को। क्यों कर दो? क्योंकि मुझे ना इन 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, एक्सक्लूसिव ग्रुप, जहाँ की मैं डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ। हर दिन उनको एक 5 मिनट का वीडियो बना के मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, ठीक है, कि कल हम क्या करने वाले हैं, आज क्या करना था। उसके बाद किसी बच्चे के लिए पर्सनल मैसेज है तो उस ग्रुप में उसको डाल दिया कि आप ये कर रहे हो, आप इस चीज़ में सुधार करो। तो मैंने ना जो बच्चे ले रखे हैं एडमिशन, वो बेचारे भी रुके हुए हैं इसीलिए, क्योंकि मैंने इसको भी फ्रीज नहीं किया है। लेकिन चूंकि पहला टेस्ट है 11 अक्टूबर को, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिनों में, आज 5 तारीख हो गई है, 7 से 8 तारीख तक इसको हम पूरा फ्रीज कर दें। नहीं होगा, अगर 40 बच्चों तक ही सीमित रह जाएगा ये, तो 10 बच्चे हम रिजर्व कर देंगे मेंस के, मतलब प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद काफ़ी बच्चे आते हैं, सर हमारा रिजल्ट डाउटफुल था, इसको आप देख लेना, ठीक है। ये फ्रीज होगा दोनों, 50 बच्चे और फ्री इनिशिएटिव में 100 बच्चे। टोटल टेस्ट कितने हैं? जो टोटल टेस्ट हैं, देखो जब मैं इस चीज़ को सीरियसली, आप लोग सुनो, जब मैं शेड्यूल बना रहा था ना, पूरी रात बैठ के मैंने शेड्यूल बनाया इसका, टेस्ट सीरीज का, एक बार को तो माई सेल्फ गॉट स्केयर्ड, मैं खुद डर गया कि अरे इतना कम समय है, मात्र 70 दिन है। अगर हम ये मान के चलें कि 20 दिसंबर के आसपास आपका, 20 दिसंबर के बाद कभी भी आपका मेंस हो सकता है, तो मात्र आपके पास 70 दिन है, 20 इधर के, 20 उधर के, और 30 दिन नवंबर के, 40 और 30, 70 दिन है। अब पहले मैंने सोचा था कि 8 ले लेंगे सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ ले लेंगे, हर पेपर में 11-11 टेस्ट ले लेंगे, तो 22 टेस्ट हो जाएंगे। उस केस में आपको हर 2 दिन में एक टेस्ट देना पड़ता, हर 3 दिन में एक टेस्ट देना पड़ता, संभव ही नहीं था। तो मजबूरी में टेस्ट की संख्या कम करनी पड़ी, क्योंकि आप देखिए आप 11 अक्टूबर को एक टेस्ट है, फिर 5वें दिन 16 को है, फिर 5वें दिन 21 को है, फिर 5वें दिन 26 को है, फिर 5वें दिन है, फिर 5वें दिन है। आपको एक टेस्ट से 2 टेस्ट के बीच में, टेस्ट 1 से टेस्ट 2 के बीच में आपको 4 डेज का गैप मिल रहा है बस, तब जाके आपके 16 टेस्ट हो पाएंगे टोटल। अब टेस्ट समझ लीजिए आप, GS1 में 6 सेक्शनल हैं, 2 फुल लेंथ है, GS2 में 6 सेक्शनल हैं, 2 फुल लेंथ है। टाइमलाइन इवेल्यूशन ही क्या होगी, 3 दिन होगी। आप जब कॉपी चेक करोगे, मेरा इवेल्यूशन का क्या सिस्टम है, मैंने डेडलाइन दे रखा होता है कि ये डेडलाइन है आंसर सबमिट करने की, वो डेडलाइन फिनिश हो जाती है, फिर मैं कॉपीज़ लेके बैठता हूँ इवेल्यूशन के लिए, और एक स्ट्रेच में सारी कॉपीज़ इवेल्यूशन करता हूँ मैं, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ सारे आंसर्स को, है ना। नहीं तो फिर आंसर्स में ना मार्किंग में वेरिएशन आ जाती है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, एनर्जेटिक हूँ, खाली एकदम फ्रेश मूड में हूँ, आपकी कॉपी उठाऊंगा, स्ट्रिक्टली चेक करूँगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, आपको कम से कम नंबर मिलेंगे। मुझे नींद आ रहा है, चेक कर रहे हैं ऐसे, तो हो सकता है आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए, इसलिए मैं वो चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जितना ऑनेस्ट रहेगा रिव्यू, रिमार्क्स और मार्किंग, आपको मेंस में उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए व्हेन आई गो टू इवेल्यूशन, आई डू इट इन 1 स्ट्रेच, एक सिंगल स्ट्रेच में मैं करता हूँ। 6 सेक्शनल, 2 फुल लेंथ। अब देखिए इसमें सेम डे क्यों लिखा है बच्चों, ये एक नोवेल थिंग हम लेके आए हैं, जो शायद अभी नहीं कर रहा है कोई ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो ऐसा ही होता है, आप सेंटर पे जाते हो, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, 3 घंटे के बाद आप सबमिट कर देते हो। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन पेपर है, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपको पेपर मैंने दे दिया, आप घूमते टहलते आंसर लिख रहे हो, 2 आंसर सुबह लिख लिए पेपर के, 2 शाम को लिख लिए, ये सब काम आप इसमें कर लो, 3 दिन का समय दिया है। लेकिन जो 4 टेस्ट है ना सेक्शनल, ये रियल टाइम टेस्ट होंगे, रियल टाइम टेस्ट होंगे सेक्शनल के 4 लास्ट वाले, 2 GS1 के, 2 GS2 के। रियल टाइम का मतलब क्या है, 11 बजे पेपर अपलोड हो गया, 11 AM, 2 बजे आपको पेपर फिनिश कर देना है 2 PM पे। उसके बाद आधे घंटे का समय आपको और मिल जाएगा, किसी कारणवश आपके घर में बिजली चली गई, घर में कोई मेहमान आ गया, कुछ भी हो गया ऐसा, ठीक है, 30 मिनट का समय और मिल जाएगा, या मान लो मैक्सिमम 40-45 मिनट्स का। उसके बाद 2:30 तक, 2:45 तक आपको पेपर सबमिट करना है। ये है रियल टाइम, मतलब आप ऑनलाइन ही दे रहे हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल कंडीशन में। ये मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, क्योंकि जो फियर ऑफ एग्जाम है ना, उससे भी तो आपको लड़ना है, जो एग्जाम हॉल का रियल कंडीशन होता है। ऐसे नहीं तो फिर क्या होगा, आप गाते खेलते हंसते खेलते आंसर लिखोगे, घर में सारे आंसर्स लिख लोगे, आप सारे टेस्ट दे दोगे, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो उस प्रेशर के लिए तो आप तैयार ही नहीं हुए हो। इसीलिए 4 टेस्ट जो है वो रियल टाइम टेस्ट होगा। कोई बच्चा नहीं देना चाहता है, सर मुझे नहीं देना है रियल टाइम टेस्ट, आप मत दो, आपकी मर्जी है, ये मैंने ऑप्शनल कर रखा है,
ये आपके लिए है, आपके बेनिफिट पे है। आप 4 दिन में आंसर लिख के दो ना, मुझे क्या है, मैं इवेलुएट करके मार्क्स दे दूंगा, लेकिन उससे जॉब थोड़ी ना मिलेगी आपको। तो जो आपके लिए जेन्युइन है, मैं आपके हित में बता रहा हूँ, ये रियल टाइम टेस्ट आपको देना है। सेम इसी तरीके से फुल लेंथ जो टेस्ट है, इसमें एक तो ओपन रहेगा, मतलब कि आप आराम से लिख के भेजिए 2 दिनों में, और ये जो 2 होगा ना, ये रियल टाइम होगा। इसमें भी 2 टेस्ट लास्ट के रियल टाइम होंगे, ठीक है। और कुछ है इसमें, खत्म करते हैं इसको। यही हमारे जो 2 कोर्स हैं। अगर मैं 3 दिनों के बाद एडमिशन लूंगा भी ना, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, आप लोग बाद में मेरी आलोचना मत करना। इसकी जो फीस 2999 है ना, मैं इसको इधर 3999 या फिर 4999 करने वाला हूँ। ऐसे का भी छोड़ देते हैं वैसे ही, क्योंकि यार तो काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा काम। तो आपको डीमोटिवेट करने का एक ये तरीका है कि मैं फ़ीस इसको डबल कर दूंगा। अभी आपके पास चांसेस हैं, 3 दिनों में जो भी करना है आपने कर लीजिए, और नहीं कर सकते कुछ तो कोई बात नहीं। एक चीज़ जरूर इंश्योर करिए कि जो 100 बच्चे फ्री आंसर इनिशिएटिव में हैं, उसमें आप अपने आप को जरूर एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी आंसर राइटिंग होगा। बहुत लिखवा दूंगा मैं, अभी 70 दिन है ना, डेली एक आंसर भी लिखोगे, 2 दिन में एक बार लिखिए, 2 आंसर लिखिए, 70-80 आंसर्स आपकी इवेल्युएशन हो जाती है, तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या होगा हमारा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, GS1 का सिलेबस आपको मिल गया होगा, टेलीग्राम से देख लिया होगा, उस सेशन को जरूर देखना, अदरवाइज उस सिलेबस का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपके मन में ये डाउट होगा कि सर सिलेबस तो आपने इतना 8 पेजेस का दे दिया, आपके सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। और अगर कोई बना भी दे रहा है ना सारे टॉपिक्स की वीडियो, मत देखना, वो टोटल टाइम और वेस्ट होगा। जो GS1 और 2 का सिलेबस है ना, अगर मैं उसकी सारी वीडियोस बना दूँ, मेरे को तो मज़ा आता है सेशंस बनाने में, आई विल कंफर्टेबली मेक इट। थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन आपके 70 में से 20-25 दिन वीडियोस को देखने में निकल जाएंगे, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। जिन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा डायमेंशंस है, जैसे SIR था हमारा, ठीक है, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का ये आएगा, टैरिफ वाला आएगा, जैसे गल्फ रीजन में इनस्टेबिलिटी का आएगा, ऐसी जो चीज़ें आएंगी ना, उसको हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे। पर्पस सिर्फ ये रहेगा कि एग्जामिनर कहाँ से घुमा के कैसे सवाल पूछ सकता है और किस सवाल में आप क्या लिखोगे, पर्पस वो रहेगा। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जनधन वगैरह, ये सब PDF पढ़ो, आंसर लिखो, बस। 70 दिनों में इतना ही समय होता है। आइडियली तो 70 दिन का समय सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए होता है, लेकिन अब बच्चे पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो इसी वक्त वो पढ़ते हैं। आइडियली ये समय रिवीजन करने के लिए और आंसर लिखने के लिए है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 60% टाइम पढ़ने में दीजिए और 40% समय अपना आंसर लिखने में। GS1 का, GS2 का, दोनों का सेपरेट 1.5 घंटे का सेशन होगा, वो आप जरूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स हाईली इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सिर्फ वीडियोस देख के, मतलब सिर्फ PDF पढ़ के काम हो जाएगा, किसमें मल्टीपल आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर SIR वाले में आपने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं सारे लिखूं क्या? आप एक ही लिख के भेजो, सबको एक ही आंसर लिखना है हर असाइनमेंट का। बाकी उसमें जो और क्वेश्चन है ना, मैं उसका यूज़ करूँगा ना, किसी सेक्शनल टेस्ट में दूंगा, मैं फुल लेंथ में दूंगा, उसके वो वाले डायमेंशन में कवर करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।